रीजन बच्चे दुबले पतले रहना इज नॉट हैविंग गुड सेट ऑफ मिल्क टीथ। पहला दूध का दांत गिरना कब से शुरू होता तो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि बच्चों को रात में नींद में दूध पिलाना, ये एब्सोल्युटली बंद होना चाहिए। क्या आपकी बच्ची सिर्फ प्यूरी खाती है या सब कुछ खा रही है? अगर मम्मी डैडी के दांत थोड़े लेट आए हैं तो देयर आर हाई चांसेस दैट कि बच्चे के भी दांत थोड़े लेट आ सकते हैं। तो एज अ पेरेंट हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि बच्चों के मुंह में कैविटीज ना हो? एक बच्चे का टीदिंग कब से चालू होता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। आप में से कितने लोगों को मेरा स्माइल बहुत पसंद है? यस, इसकी वजह है डॉक्टर मिलिंद दर्डा फ्रॉम 32 स्माइल्स। आज हम लोग उनके साथ बात कर रहे हैं। आपको पता है, कुछ बातें दिल को छूती है, कुछ बातें दिमाग को छूती है और कुछ बातें हमारे चेहरे पे स्माइल लेके आती है जो कॉन्फिडेंस और नॉलेज बेस्ड है। डॉक्टर मिलिंद दर्डा से बात करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें, राइट फ्रॉम बॉटल टू सकिंग टू बच्चों के ब्रेन में क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मिल्क टूथ, रियलिटी, डॉक्टर्स विजिट, ये सभी क्वेश्चंस जो हर माँ के दिल में आते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँ। आपके बच्चे के दांतों को लेके आपको जो भी कन्फ्यूजन है उन सब सवालों के जवाब आपको इसमें 100% मिलेंगे। लेट्स गो अहेड। कुछ टॉपिक दिल के बहुत करीब होता है और कुछ सब्जेक्ट दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत करीब होता है। उसमें से एक टॉपिक टीदिंग। हाय डॉक्टर मिलिंद। हाय श्रेया। मैंने अक्रॉस लास्ट 20 ईयर्स हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैंने इनका लव टुवर्ड्स लोगों के दांतों को और लोगों के स्माइल को बेटर करना अपनी आंखों से देखा हुआ है। सो डॉक्टर मिलिंद, मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दांत इंसान के लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? फिर वो बच्चा पेट के अंदर हो, पेट के बाहर हो, बड़ा इंसान हो या जो भी हो। आई थिंक दांत ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर इंसान के लाइफ में। जो दांत आने से, जहाँ से बेबी नॉर्मली फीडिंग चालू करता है, से आदमी के जाने तक, टू ईट द फूड, टू स्माइल बेटर, टू फील मोर कॉन्फिडेंट, हमको दांत चाहिए। अगर दांत है तो ज़िंदगी है, क्योंकि एक हेल्थ, बॉडी के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और तुम्हारे फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए दांत का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं तुमको आगे बताऊंगा क्या रोल होता है। बट आई थिंक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ह्यूमन लाइफ एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है वो दांत होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो दांत होता है। दैट्स ब्यूटीफुल। एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन, इसको हम लोग डीप में आगे लेके जाएंगे। दांत और स्पीच का भी कोई कनेक्शन है? यस, डेफिनेटली, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन। बिकॉज जो भी आदमी वर्ड्स यूज करता है, दैट वो वर्ड यूज होता है नॉर्मली टंग का लिप से, टंग का टूथ से और टंग का पैलेट से टच करके फोनेटिक्स वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स, सेंटेंस बनते हैं। अगर आपके मुंह में दांत है तो देर आर सर्टन स्पेलिंग्स, सर्टन वर्ड्स कैन बी प्रोनाउंस विद दैट। अगर दांत नहीं है देन देयर विल बी लॉट ऑफ लिपसिंग, एयर लीक हो जाएगा और क्लैरिटी ऑफ द वॉइस विल बी वेरी लेस। सो टूथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल स्पीच। सो किसी के दांतों में गैप्स होता है, किसी के दांत में ओपन बाइट होता है, किसी के दांत मिसिंग्स होते हैं, उसमें डेफिनेटली स्पीच इज अफेक्टेड। पर अगर फुल सेट ऑफ टीथ आपके है तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आपने कम कर दिया कि दांत नहीं है। दांत है तो स्पीच डेफिनेटली अफेक्ट होगा, अच्छा रहेगा। अगर दांत नहीं है तो फिर इट विल अफेक्ट योर स्पीच। ओह, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, बिकॉज हम लोग मदर्स से बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर मिलिंद, आपने आपकी लाइफ में बहुत सारे मदर्स के अलग अलग कंप्लेंट्स सुने होंगे। हम लोग उन्हीं कंप्लेंट्स की बात करने वाले। तो मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बच्चे का टीदिंग कब से चालू होता है? बाय द वे, मेरे रीड में एक आर्टिकल आया था जो बोलता है कि वो पेट के अंदर से चालू होता है, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सा बच्चा है जिसका पेट के अंदर से टीदिंग चालू हो गया। बट आई गेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी इंसान की लाइफ में या बच्चे की लाइफ में टीदिंग कब से शुरू होता है? आई थिंक ये आपने जो आर्टिकल बताया वो सही है। बहुत रेयर केसेस में नॉर्मली जो टूथ बर्ड होता है, कभी कभी
मदर्स के पेट में भी बन जाता है, उसको बोलते हैं नियोनेटल टूथ। जो बच्चा बर्थ पैदा करता है तब उसके मुंह में एक छोटा सा नीचे एक दांत दिखता है, वाइट टूथ सरफेस, एग्जैक्टली टूथ नहीं रहता है वो, दैट्स एन एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द टूथ विच हैपन्स एंड विच फॉर्म्स देयर एंड दैट्स कॉल्ड नियोनेटल टीथ। कभी कभी बच्चा 2 महीने का 3 महीने का तभी भी वो दांत आता है, उसको बोलते हैं नेटल टीथ। सो ये दांत बहुत रेयर केस में होता है बट कभी कभी आता है, और कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर में तकलीफ करता है। तो हमने ऐसे पेशेंट्स देखे जिसमें ऐसे बच्चे मम्मी उस बच्चों को लेके आती है एंड मम्मी परेशान होती है ऐसे केसेस में, तो हम उस कभी कभी उस दांतों को निकाल देते हैं या कभी कभी उस दांत को हम रफ पॉलिश कर देते ताकि मम्मी को ब्रेस्ट फीडिंग में तकलीफ नहीं हो। और नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन है टीदिंग कब होता है, तो ये तो एक फर्स्ट पार्ट रहा, वो काफ़ी रेयर रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टीदिंग हैपन्स जब हमारा फर्स्ट टूथ आता है तब। तो जो इंसाइजर जो सेंट्रल इंसाइजर जिसको हम बोलते हैं वो नॉर्मली जो आगे वाले दांत, सो नॉर्मली 8 और 9 मंथ्स और 11-12 मंथ नॉर्मली लोअर फ्रंट टीथ नॉर्मली आ जाते हैं, उसके बाद ऊपर के फ्रंट टीथ, बाद में लैटरल इंसाइजर। सो नॉर्मली टीदिंग फर्स्ट टूथ आते वक्त और मोलर्स आते वक्त बहुत कॉमन होता है। जो नॉर्मली मोलर्स आते एट द एज ऑफ 15 मंथ्स टू 16 मंथ में आते हैं, तब नॉर्मली टीदिंग कॉमन होता है। मतलब दाढ़े आना आप जो बोल रहे हो? हाँ, दाढ़े आना, यस। ओके, ये तो आपने बताया कि दांत एक्चुअली दिखाई देगा, बट वो घर में जो बड़े होते हैं दादी वगैरह, वो तो 3-4 महीने में बच्चा लाड़ गाय रहा है, बच्चा चीजें मुंह में डाल रहा है, मतलब बच्चे को दांत आने वाले हैं। सो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे का दांत एक्चुअली 8वें महीने में आएगा बट 6ठे महीने से ही बच्चे को सारे साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं टीदिंग? कुड बी पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है दांत आना मींस दांत एक्चुअली गम्स को कट करके बाहर आना, तब उसको बोलते हैं कि टूथ आ गया। बट उसके पहले दांत गम्स को बल्जिंग इफेक्ट देता है, एक प्रोमिनेंट देता है। अगर आपने कभी बच्चे के 6 मंथ के बच्चे को 7 मंथ के बच्चे को कभी लिप्स ओपन करके देखे, अगर दांत सही टाइम टेबल पे आने वाले तो नॉर्मली सी अ बल्जिंग देयर, दैट बल्जिंग मींस इट्स अ बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग अ टूथ कमिंग आउट। दैट इज अ वन थिंग जहाँ पे हम बल्जिंग देखते हैं उनके दांत आने वाला है अभी, पर अदरवाइज कुछ बच्चों के साइंस और सिम्टम्स होते हैं ऐसे केसेस में, जिनमें होता है नॉर्मली यू सी सम काइंड ऑफ अल्सर, रेडनेस ऑन द गम्स। कभी कभी हम देखते हैं कि ये बच्चे थोड़े से इरिटेट रहते हैं, तो यू सी नॉर्मली इरिटेशन रहता है उनमें काफ़ी, कभी कभी नींद में तकलीफ, सोने में तकलीफ देते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी यू सी सम काइंड ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन दैट, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहता है, थोड़ा सा माइनर फीवर रहता है, या कभी कभी डायरा हो जाता है, या कभी कभी देयर इज अ रेडनेस ऑन द चिक, या ऐसे कभी बच्चे जब टूथ आना रहता है तब कभी कभी आइदर वो कान को ज़्यादा देर खुजाते रहना या फिर चिक्स को हिलाते रहना, ऐसे काम करते रहते हैं। सो यू गेट दीज आर सम साइंस कि समझ में आता है। जो दादी लोग जो होशियार होते घर में, सबसे सीनियर लोग बोलते हैं कि यार जरूर इसका दांत आने वाला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चा ये खुजा के इसकी साइन दे रहा है, ये तो कभी सोचा ही नहीं, बोले कान में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गई दांत आने के साइंस। बट डॉक्टर जैसे कि आपने बोला कि बच्चा बहुत क्रैंकी हो सकता है, नहीं सोएगा, तो एज अ मदर सो टीदिंग के दौरान मैं अभी ये सोच रही हूँ बहुत ब्रॉडली कि 4-5 महीने बाद कभी भी बच्चा ये सारे साइंस दे सकता है। क्या आपने ऐसे बच्चे देखे जो इसमें से कभी कोई साइन देगा ही नहीं? 100%। भगवान। ओके, तो सो मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि जरूरी नहीं टीदिंग की साइन सब में हो, बिकॉज हर एक का बॉडी अलग होता है, इम्यूनिटी अलग होता है हर एक का, और कभी कभी दांत गम्स अगर बहुत ज़्यादा रबरी नहीं हो, कभी कभी दांत बाहर आते हैं वो, इफ़ इट्स पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कम आउट, ज़्यादा कोशिश कर रहा है बाहर आने के लिए, क्योंकि गम्स थोड़े से ज़्यादा निबर हो जाते, इसको निबर बोलते हो जाते, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है। तो इस केसेस में टीदिंग के साइंस बहुत ज़्यादा होते, कुछ पेशेंट में वो इजीली पेनिट्रेट करके बाहर आते। नॉर्मली टीदिंग ये फर्स्ट 2 टीथ आते तब देखते या मोलर्स आते तब देखते, पर ये जरूरी नहीं कि सब में साइंस हो। किसी लोगों में साइंस ज़्यादा होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं जो इग्नोर किए जाते हैं या समझ में नहीं आते, या किसी में नहीं साइन होते। किसी में बहुत ज़्यादा होते साइंस, उसके कुछ रीजंस होते हैं, हम बात करेंगे। बट देन आपने जैसे क्वेश्चन पूछा साइन नहीं होना या साइन होना, डज इट अफेक्ट टीदिंग, द टीथ आना? नहीं, इट डजंट अफेक्ट टीथ, इट इज इंडिविजुअली, इट इज डिफरेंट। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन दिल में है, वो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपने बच्चे को ना कैल्शियम सप्लीमेंट देना चाहिए तभी दांत टाइम पे आएगा, या अगर माँ ने कैल्शियम सप्लीमेंट लिया तभी दांत टाइम पे आएगा, और अगर आपके बच्चे को दांत नहीं आया, से आपने 8 महीने तक बोला, मैं खुद ऐसी माँ हूँ जिसके बच्चे को दांत, एक बच्ची को 18 महीने को आया, दूसरी बच्ची को 22 महीने को आया। इनफैक्ट डॉक्टर मिली ने उनको चेक भी किया था, तो सब लोग के कमेंट क्या थे कि इधर माँ में कैल्शियम नहीं है या बच्चे में कैल्शियम नहीं है। सो कैल्शियम और बच्चे के दांत आना, इसका कनेक्शन क्या है? एंड वन मोर थिंग, आपका स्पेशलिटी टीदिंग है,
तो क्या एज अ मदर मुझे एक्चुअली बच्चे को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना चाहिए सो दैट उनका टीथिंग अच्छा? सी नॉर्मली कैल्शियम तो हर बच्चे में आई डोंट थिंक सो कि सेपरेट कैल्शियम हमें देने की जरूरत है, बिकॉज जो फीड करती है मदर दैट इटसेल्फ कंटेंट गुड न्यूट्रिशियस कैल्शियम. सो इफ शी इज डूइंग, वो खुद अच्छा खाना खा रही है, अच्छा सकस खाना खा रही है, हर प्रॉपर फूड फॉलो कर रही है, थ्रू दैट ओनली थ्रू द मिल्क द कैल्शियम बच्चे को मिलेगा. तो डेफिनेटली आई डोंट रिकमेंड सेपरेट सप्लीमेंट ऑफ द कैल्शियम ताकि टीथ नॉर्मल सही पे आए, ये ज़रूरी नहीं है. आपने जो क्वेश्चन बताया कि टीथिंग का टाइमिंग अलग होता है, हर एक का अलग होता है, ये इसमें जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मम्मी डैडी के दांत थोड़े लेट आए हैं तो देर आर हाई चांसेस दैट कि बच्चे के भी दांत थोड़े लेट आ सकते हैं. तो ये एक मदर है जिसने मुझे बताया कि उसके बच्चे के दांत 22 व्हेन शी वाज 22 तब आए. तो डेफिनेटली व्हेन शी वाज अ स्मॉल बेबी दैट टाइम उसको भी इसके या इसके हस्बैंड के दांत, आपके हस्बैंड के दांत वो भी लेट आए होंगे. सो जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट दांत नहीं आएंगे, जो डर होता है कि अरे यार 20 बच्चा 15 साल महीने का होगा दांत नहीं आए, ये डर जो होता है, ये डर एक्चुअली ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके दांत नहीं होते. सो इंसान का बच्चा है तो दांत आ ही जाएंगे. 100%. चलो मदर, एक तो पॉइंट क्लियर होगा, इंसान का बच्चा है तो दांत आएंगे. बट डॉक्टर मिलिंद, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि चल दांत नहीं आए, आपने तो नॉर्मल है बोल दिया, मेरा बच्चा 1.5 साल का हो गया दांत नहीं है, खाने पीने का क्या? वो 1.5 साल का होने तक मैं इसको प्यूरी खिलाती रहूं, दांत नहीं है तो खा नहीं सकता है. अभी मैं लिक्विड भी कितना खिलाऊं, एप्पल प्यूरी, पैर प्यूरी, खिचड़ी प्यूरी, दाल चावल प्यूरी, और वो प्यूरी से बच्चे का पेट भरता नहीं है, तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है. तो मेरे बच्चे को अगर दांत नहीं है तो मेरा बच्चा खाना कैसे खाएगा? नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज जिस चीज़ों को कटिंग की क्रशिंग की जरूरत है वो चीज़ें जब गम पैड होते थोड़े मुश्किल हो जाते हैं. बट डेफिनेटली आप फ्रूट्स होते हैं जिसको जो सॉफ्ट फूड होता है वो आराम से हर बच्चा खा सकता है. आई थिंक उसमें कोई चिंता, जैसे आप खीर खाते हो या खिचड़ी खाते हो या दाल चावल खाते हो, जो उसको हम उनको देते हैं या उनको हम जूस पिलाते हैं या उनको सूप बनाते हैं या अलग अलग टाइप्स के हम जैसे स्मूदीज बनाते हैं, हाँ स्मूदी बनाते हैं. आई थिंक वो चीज़ें, इनफैक्ट आई वांट टू से दैट कि अगर हम कैल्शियम की बात कर रहे थे, जो स्मूदीज होते हैं जिसमें आप बादाम बोलो या अखरोट बोलो, उसको क्रश करके हम स्मूदी बनाते, तो दांतों को कैल्शियम इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली काम करती है. तो ऐसी सब चीज़ें डेफिनेटली रिकमेंडेड. हाँ डेफिनेटली दांत आने तक वेट करना चाहिए, तब तक हम प्रॉपर जो फूड हम सोचते हैं कि हम पेरेंट्स ने बच्चों को खिलाने के हम सोचते हैं, ड्राई फूड लाइक रोटी सब्जी के साथ लगा के बच्चा खाएगा, उसके लिए दांत चाहिए, उसके लिए. बट जैसे आपने बोला दाल में सोखी हुई चपाती खिला दी, खिचड़ी खिला दिया, और सॉफ्ट पराठा या सॉफ्ट चिल्ला जो बहुत सॉफ्ट है वो बहुत इजीली बच्चा खाए. यस आप उसको दाल में उसको चूर के या इसमें चूर के आप उसको सॉफ्ट बना के सोक करके खिलाओगे तो आई थिंक वो सब चीज़ें चलेगी. आप चीज़ें जो आवाज करती, कुड़ुम कुड़ुम आवाज करने वाली चीजें होती है, जो कट करने वाली चीजें होती है, वो थोड़े अवॉइड करनी. हाँ ये आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत इजी है कि जो बहुत क्रंची चीज है, जिनको सुपर बाइटिंग चाहिए, उसके लिए दांत चाहिए. बट बाकी जो अपनी बेसिक जो हम लोग खाना खाते हैं वो तो आप 100% बच्चों को दे सकते हो एंड इट विल गो ऑन. डॉक्टर, एक इंसान के लाइफ में उनको कितना सेट्स ऑफ टीथिंग होता है? दूध के दांत मैंने सुना हुआ है और परमानेंट दांत मैंने सुना हुआ है, और एक बुढ़ापे में डेंचर भी आता है जब ये दांत ही नहीं रहते. बट जोक्स अपार्ट, एज अ टीथ स्पेशलिस्ट कितने सेट ऑफ दांत होते हैं और एक्चुअली क्या उसका केयर करना जरूरी है? एज तूने ऑलरेडी बता दिया, 2 ही सेट के दांत होते हैं. अच्छा, मिल्क टूथ और उसके पहले जो मैंने बताया जो एक्स्ट्रा टूथ आता है, न्यूनेटल टूथ या नेटल टूथ बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में बनता है या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट 2-3 मंथ्स हमको दिखता है. अदरवाइज देयर आर नो एक्स्ट्रा टीथ. एक्स्ट्रा सेट टीथ जो डेंटिस्ट ही बैठाता है, जो क्राउन बैठाता है या फिर डेंचर बैठाता है, इम्प्लांट बैठाता है, वही एक्स्ट्रा सेट ऑफ टीथ हो गए. अदरवाइज ओनली दीज आर 2 सेट, बट दिस टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मदर्स सोचते हैं कि दूध के ही दांत है ना, गिरने ही वाले, क्या फ़र्क पड़ता है. सो थोड़ा सा इग्नोरेंस होता है उनको ब्रशिंग से लेके उनको उनकी केयर लेने से हिसाब. पर मुझे कहना है कि अगर आपके बच्चे के मिल्क टीथ का प्रॉपर केयर लिया है ना, देयर आर हाई चांस दैट कि आपके बच्चे के परमानेंट टीथ अच्छे आएंगे. बट यही मिल्क टीथ को हमने इग्नोर किया है. कल ही मेरे पास एक मम्मी आई थी, बच्ची को, क्योंकि घर वाले सब बच्ची को बहुत चाहते हैं, अकेली घर के लड़की है, बाकी सब लड़के हैं, तो जो चाहे उसको देते हैं उसको. तो उसने स्वीट मांगा, स्वीट घर बाहर से गए, बाहर से चॉकलेट लेके आए, और मैंने उसके दांत जब देखे तो देखा कि ऑलमोस्ट एवरी टीथ गॉट डीकेस. एंड जब उनको मैंने समझाया उनको कि ये अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, अभी इनको अननेसरी मुझे डेंटल ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, अंडर हॉस्पिटल एडमिट, बिकॉज 3 साल की बच्ची है,
वो तो डेंटल चेयर पे इजीली आसान से बैठेगी नहीं, वो तो भाग के सो चली दे जाएगी। अननेसेसरी दैट हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर अंडर जनरल एनेस्थीसिया ट्रीटमेंट करो, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बिकॉज दांत डिकेड हो गए, उसका इफेक्ट गम्स पे पड़ता है, बिकॉज गम्स ज़्यादा रबरी बन जाते हैं इरिटेशन ऑफ द डीके के कारण, और आने वाले दांत डेफिनेटली टेढ़े मेढ़े आते हैं, और कभी कभी बिकॉज मिल्क टूथ इन्फेक्टेड होता है, डिकेड होता है, परमानेंट टीथ हाई चांस कि ये भी डीके हो सकता है। सो हम सोचते हैं कि परमानेंट टूथ आएगा ना, तो क्यों चिंता करना मिल्क टूथ की, पर मैं कहना चाहता हूँ अगर मिल्क टूथ आपके पास है तो डेफिनेटली परमानेंट अच्छे है, तो डेफिनेटली परमानेंट टीथ अच्छे आएंगे। पर सेकंड थिंग, मिल्क ये जो डेवलपिंग एज है, ग्रोइंग एज है, जब अपने को बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा प्रोटीन चाहिए, अपने बॉडी को मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना है, अगर दांत अच्छे हैं ना तो चीविंग अच्छा होगा, और चीविंग अच्छा होगा तो ओवरऑल बॉडी का हेल्थ अच्छा रहेगा। और ये मिल्क टूथ ही नॉर्मली इट इज जो नॉर्मली 10-11 साल की उम्र तक रहते हैं, जो एक्चुअली डेवलपिंग एज होता है, और तभी हमने उसको इग्नोर किया, so तो important। तभी हमने उनको इग्नोर किया, तो चीविंग तो अफेक्ट होगा ही, पर ओवरऑल हेल्थ ही अफेक्ट होता है। सो मैंने कितने मम्मी डैडीज को बोला कि मम्मी डैडी एकदम हेल्दी रहते हैं, पर बच्चे एकदम दुबले पतले रहते हैं, एंड वन ऑफ द रीजन बच्चे दुबले पतले रहना इज नॉट हैविंग गुड सेट ऑफ मिल्क टीथ, जो काफी बार इग्नोर किया जाता है। तो अरे हाँ। ये कनेक्शन, सॉरी डॉक्टर मिलिंद, प्लीज एक्सप्लेन दिस कनेक्शन कि बच्चा पतला रहना और उसके मिल्क टीथ अफेक्टेड रहना, इसका क्या कनेक्शन है? देयर आर मेनी रीजन, वन इज डेफिनेटली चिविंग अफेक्ट होता है, बिकॉज नॉर्मली जो आपने सबने देखा दांतों का अलग अलग शेप होता है, इंसाइजर का शेप अलग होता है, कैनाइन का शेप अलग होता है, मोलर्स का शेप अलग होता है, हर एक जो हम बोलते हैं दड़न, हम जब गेहूं लेते हैं उसको हम पीसते हैं उसको हम, तो उसको गिरनी में डालते हैं ताकि उसका पीस अच्छा हो, ताकि उसका आटा बने अच्छा, राइट, तभी हम आटा गूंद सकते हैं। सिमिलरली हम जो फूड खाते हैं, अगर यहाँ पे क्रशिंग अच्छा है, प्रॉपरली है, तो यहाँ पे डाइजेशन अच्छा होगा, बट यहाँ पे अगर कटिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हम, तो फूड ऐसा ही बल्कि फूड पेट में जाएगा, जो इनडाइजेशन बनेगा, जिससे जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बॉडी को प्रॉपरली जगह सप्लाई नहीं होंगे। तो टीथ्स, गुड सेट ऑफ टीथ, जिसका हर एक टूथ का पर्टिकुलर रोल होता है कटिंग के लिए, क्रशिंग के लिए, अगर वो टीथ प्रॉपर नहीं है तो कटिंग क्रशिंग प्रॉपर होगा नहीं, उसका दड़न प्रॉपर बनेगा नहीं, पीसना प्रॉपर होगा नहीं, तो प्रॉपर पीसना नहीं होगा तो पेट को एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि खाने वाला फूड अलग होता है, हम बाहर निकालते हैं वो फूड अलग होता है, right. अलग दिखता भी है और अलग होता है, पर बॉडी को ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। बॉडी जब एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो इसने काम करना चाहिए बॉडी करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको यूज होती है, जो एनर्जी बाकी बॉडी के ऑर्गन को डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो एनर्जी कॉन्सनट्रेट हो जाती है स्टमक के ऊपर, and then other organ doesn't get enough energy, and that's why you find that kids are physically not healthy as what they should be. That is one reason. Secondly, मुंह में जब cavities होती है और हम जो भी कुछ खा रहे हैं, भले हम बच्चे को बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, हम बच्चे को चलो पराठा मस्त अच्छे से बना के दे, बहुत अच्छा बेस्ट फूड, हमारा घर अच्छा है, हम बेस्ट फूड दे रहे हैं, पर अगर दांत में ही कैविटीज है, बिकॉज एक कैविटी में देर आर ऑलमोस्ट 5000 मिनिमम बैक्टीरिया देर, वो बैक्टीरिया उसके खाने के साथ पेट में जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो दे रहे अच्छा फूड उनको, पर मुंह में ही सब खराबी है, जिसमें इतने सारे बैक्टीरियाज बने हुए, वो बैक्टीरियाज पेट में जा रहे, सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव हेल्दी बॉडी। यहाँ पे हेल्थ है ना, तो पूरे बॉडी में हेल्थ है, और हम बच्चों में हम इतना सोचते हैं उनके बारे में हम, बट इस छोटे से चीज़ को हम इग्नोर करते हैं कि दांत हेल्दी होना, बिकॉज दांत हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी, और ये कब हेल्दी होगा? जब उसका हम प्रॉपर केयर करेंगे। तो हाँ, मुझे आपकी बात से एक चीज समझ में आया, जस्ट प्रॉब्ली माइट बी आई एम रॉन्ग, माइट बी आई एम राइट, कि मतलब अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बच्चा मेरा पेट दुख रहा है, मुझे चिड़चिड़ हो रहा है, या कैविटी है तो बच्चा खाना ही नहीं ठीक से खा रहा है, सो लोग बोलते हैं मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मेरे बच्चे ने सडनली खाना बंद कर दिया, तो ये भी सब चीजें टीथिंग रिलेटेड हो सकती है। ये टीथिंग रिलेटेड भी चीज़ें हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि टीथिंग जब होता है नॉर्मली तो बच्चे काफ़ी इरिटेट होते हैं। वन ऑफ द रीज़न ऑफ देम गेटिंग इरिटेट बिकॉज उनके गम्स में एक अलग इरिटेशन बनता है, तो कुछ भी खाना खाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे इरिटेशन और बढ़ेगा उनका। सो देयर आर चांस दैट कि दांत जब आते रहते तो बच्चे इरिटेट होने के कारण थोड़ा सा खाना कम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो ये चांस होता है। बट अगर आपका सेकंड क्वेश्चन था कि बच्चे के मुंह में कैविटी है और वो खाना कम खा रहा है, तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज कैविटी जब मुंह में होती है तो ऑलरेडी टीथ देयर आर चांसेस टीथ आर पेनिंग। वो बच्चा बता नहीं पाएगा तुमको कि मेरे दांत दुख रहा है, पेन कर रहा है, पर वो आपको मम्मी को खाना मना करेगा, पर दांत उसको पेन कर रहा है, इसके कारण वो खाना नहीं खा रहा है, या फिर दांतों में प्रॉपर क्रशिंग के लिए सरफेस प्रॉपर नहीं, इसलिए खाना प्रॉपर नहीं खा रहा है। सो ये बच्चे नॉर्मली दुबले पतले हमने देखे, और हमने इतने ऐसे बच्चे देखे कि जिनका हमारे क्लिनिक पे आए हैं, हेल्थ उनका प्रॉब्लम है,
उनको स्टमक का अपसेट है उनके, या उनको पेट दुखना, ये सब चीज़ें हैं उनमें। और मम्मी कॉमनली बोलती है कि मेरा बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खाता है, और हमने उनकी दांतों की बेसिक ट्रीटमेंट्स की, जैसे कि बहुत बड़ी ट्रीटमेंट किया, और वी हैव सीन चेंज इन देयर हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर डॉक्टर मिलिंद, आपने आपके करियर में कितने छोटे बच्चे के मुंह में कैविटी देखा है? बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं अभी 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लास्ट 8-10 ईयर्स मैंने काफ़ी देखे। मैंने काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं जिसके मुंह में कैविटीज़ होते हैं, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट। मैं बताता हूँ, हम भले एडल्ट पेशेंट्स को ट्रीट करना ईजी है बिकॉज उनको उनकी समझदारी है, उनको उनका नॉलेज है, तो दे आर रेडी, उनका माइंड प्रिपेयर उसको ट्रीट करना है, चलो फिलिंग करना है, रूट कैनल करना है। उस बच्चे को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। That's true. और ऐसे बच्चों को जिनका खेलने कूदने का, मस्ती करने का एज है, उनको हम डेंटल चेयर पे बिठा रहे हैं और उनको हम के मुंह में उनको ड्रिल कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बहुत पेनफुल, डॉक्टर के लिए पेनफुल। डॉक्टर इज़ नॉट एक्साइटेड, ये चीज़ में डॉक्टर को खुशी कुछ भी नहीं है, बट वो सिर्फ बच्चे के हेल्थ के लिए उसको करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे बच्चा तो सफर है ही, उसके बाद मम्मी डैडी सफर है, बिकॉज वो देखते कि बच्चे को पेन हो रहा है, उसमें उनको ज़्यादा दुखी है। और तीसरा चीज़, हम फाइनेंशियली उसमें लॉस है 100%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों बढ़ रहा है, रीज़न मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो रीज़न है कि फीडिंग, जिसको बहुत इग्नोर किया जाता है। हम भले अच्छा दूध यूज़ करें, वो A2 मिल्क हो, जो भी वट एवर द बेस्ट मिल्क इज़ देयर, हम क्या करते हैं कि फीडिंग, रात में जो फीडिंग करते हैं, मेरे पास काफ़ी मम्मियाँ बोलती है कि डॉक्टर, उसके दादे ना 6 महीने पहले बहुत वाइट थे और अचानक काले पड़ गए। अचानक। तो मैं उनको एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप उसको रात को सोते वक्त दूध पिलाते हैं उसको, या नींद में दूध पिलाते हैं? नींद में दूध पिलाते हैं उसको? एंड देयर 99.9% देयर आंसर इज यस। सो मोस्ट ऑफ द मदर क्या करती है कि बच्चा दिन भर काम करके वो भी थक जाते हैं मदर्स, और बच्चे के पीछे लग के भी थक जाते हैं मदर्स, तो रात में जब बच्चा नींद में जब उठता है और रोना शुरू कर देता है, तो एक ही चीज़ करती है, अगर वो फीडिंग कर रही मदर तो उसको फीडिंग चालू कर देगी और ऐसे वो खुद सो जाएगी, बच्चा भी फीडिंग करते सो जाएगा। अगर वो बॉटल फीडिंग पे है तो वो उसके मुंह में एक बॉटल थमा देगी और वो खुद सो जाएगी। बट आपको समझ के हैरानी होगी कि नॉर्मली आप, ठीक है, भले ब्रेस्ट फीड में शुगर कंटेंट बहुत कम होता है बॉटल नॉर्मल मिल्क से, बट उसमें भी शुगर होता है। शुगर मीन्स इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, और जब मुंह में ये शुगर, ये दूध रहता है, बिकॉज बच्चा तो सो गया तो उसका पूरा दूध यहाँ पे मुंह में ऊपर जम जाता है, वो ऐसे सोया रहता है। वो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक करते हैं, बिकॉज उनको खाने के लिए चाहिए, और वो बैक्टीरियाज वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और वो एसिड बनाते हैं। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जो खा लिया, उन्होंने खा लिया तो उसको छोड़ना है उसको, तो वो एसिड बनाते हैं, वो एसिड दांतों पे अटैक करता है, और ये बच्चों के दांत ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं तो इमीडिएटली डीके हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि बच्चों को रात में नींद में दूध पिलाना, ये एब्सोल्युटली बंद होना चाहिए। बहुत रेयर सर्कमस्टेंस में ऐसे है कि आप बहुत थके हुए हो और आपने फिर भी उसको दूध पिलाया, तो एक छोटी चीज़ करनी है कि एक गीला कॉटन, एक छोटा सा बाउल होता है, उसमें पानी रख के, क्लीन पानी रख के उसमें गीला कॉटन रखना है, भले आप नींद में हो, कॉटन निकाल के बच्चों पे दांत पे पूरा कॉटन, गीला कॉटन घुमाना है ताकि मुंह में कहीं पे दूध नहीं रहे, वो सोख हो जाए पूरा वो। और सेकंड थिंग मैं कहना चाहता हूँ कि सेकंड ऑप्शन इज दैट, और एक आपके दूध की बोतल रखिए, या तो और एक सेपरेट बोतल रखो जो पानी की बोतल रहे। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, अब जैसे आपको बॉटल फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग आपका हो जाए, उसके बाद उसको बॉटल से उसके मुंह में पानी का बॉटल रखो ताकि वो पानी पी के पूरा मुंह में जो दूध जमा हुआ है उसको फ्लश कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग तो मैं बोलूँगा कि रात में आप भले ट्रेनिंग, उसको टाइम लगेगा, मैंने बोला कि फर्स्ट डे होगा ये, कि मैंने आज बोल दिया आपने और आपने कल से चालू कर दिया, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चों को आदत लग गई है रात में दूध पीने की। वो आपकी रात तो खराब करेंगे, उनकी भी रात खराब हो जाएगी। आपको धीरे 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 ये आदत उनकी कम करनी पड़ेगी। एक प्लान करना पड़ेगा कि नेक्स्ट मंथ में उसका मैं रात में नींद में का बॉटल फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग बंद करूँगी। एंड इन केस इन रेयर सर्कमस्टेंस आपने अगर किया है you will clean it, otherwise you will see loads of cavities। और हम डेंटिस्ट बैठे ही है ट्रीटमेंट करने के लिए, जो हम एक्चुअली नहीं चाहते हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं रहता है हमारे पास। नहीं डॉक्टर मिलिंद, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर आपके बच्चे के मुंह में अभी तक दांत नहीं है, मतलब आपका बच्चा हार्डली 6, 7, 8 महीने का है, तभी ऑब्वियसली उसका प्राइमरी रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट फीडिंग है और वो ऑन डिमांड चल रहा है। बट जैसे ही आपको दिखाई देता है कि दांत आने की शुरुआत है,
वैसे आप बच्चे को एटलीस्ट स्लीप ट्रेनिंग कर दो ताकि रात में फीडिंग ना हो, अगर हो तो भी पूरी रात में एक आध बार फीडिंग वेर यू कैन जस्ट क्लीन इट। बाय द वे ऑल ऑफ यू एंड डॉक्टर मिलिंद, इट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल्सो, साइंस कहता है कि 4 महीने के ऊपर का बच्चा अगर प्रॉपरली स्लीप ट्रेंड है तो वो बच्चा रात में एट स्ट्रेच 7 से 8 घंटा सो सकता है, और ये इनफ है। डॉक्टर मिलिंद जो बोल रहे हैं वो ये वाला बोल रहे हैं कि रात में 9:30-10 बजे फीडिंग करके बच्चा पूरी रात सोते हुए दूध मुंह के अंदर है। बट अगर आपका बच्चा सुबह 6-6:30 बजे उठ रहा है, फिर आप फीडिंग कर रहे हो, फिर बच्चा आधे घंटे सो के फिर उठ रहा है, ब्रशिंग वशिंग सब चालू हो रहा है, सो हियर वी आर मेजरली टॉकिंग अबाउट नाइट फीडिंग, नॉट द डे फीडिंग। यस, एब्सोल्युटली। डे फीडिंग कंटिन्यूस जैसे चल रहा है। सो क्या ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे के दांत उतने ही अफेक्ट हो सकते हैं जितना फॉर्मूला मिल्क या बॉटल या काउ मिल्क से? ब्रेस्ट फीड से डेफिनेटली कम अफेक्ट होंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज टू सम एक्सटेंट लेसर दैन द नॉर्मल हम जो फॉर्मूला मिल्क या बाहर का दूध। सो ये चांसेस कम रहेंगे, पर डेफिनेटली चांसेस फिर भी है, तो केयर तो लेनी है, वो ब्रेस्ट फीड हो या बॉटल फीड हो, केयर तो लेनी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो डॉक्टर मिलिंद की बात को और एक टेंज दे देते हैं, आप में से जिसका बच्चा 4 महीने से लेके 8 महीने के बीच में है, प्लीज गेट द स्लीप ट्रेनिंग डन। अगर आपको उसमें मेरा हेल्प चाहिए, वी कैन हेल्प यू आउट, अदरवाइज लर्न इट। स्लीप ट्रेनिंग मतलब बच्चे को कोई भी चीज मुंह में रख के सोने की आदत होना। आप जैसे ही वो आदत छुड़ा देते हो तो बच्चा ऑटोमेटिकली लंबा सोने लग जाता है। ओके डॉक्टर मिलिंद, आपने बहुत बात कर ली, कैविटीज, 5000 बैक्टीरिया, तो इमेजिन करके ही मेरे को कैसे तो भी हो रहा था, बट देन एज अ मदर 5000 बैक्टीरिया ये छोटे कैविटीज में, अगर बड़ी कैविटी हो तो वो अनलिमिटेड बैक्टीरिया, सही बता रहा हूँ मैं। इमेजिन, मैं कर ही रही हूँ, आप लोग भी कर ही लो। तो फिर डॉक्टर मिलिंद एज अ मदर, पहले हम लोग कैविटीज की बात करते हैं और फिर टीथिंग पेन की। अगर हम लोग को कैविटीज अवॉइड करनी है बच्चों के मुंह में, एक चीज मुझे समझ में आ गई कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती आपको दूध का ही दादे निकाल दो ना, क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, वैसे भी थोड़े दिनों के बाद तो परमानेंट दांत आ ही जाएगा। बट यहाँ पे आप मुझे बोल रहे हो कि 11 साल के बाद वो थोड़ा दिन आने वाला या 9-10 साल के आसपास आएगा। पहला दूध का दांत गिरना कब से शुरू होता है? फर्स्ट मिल्क टूथ नॉर्मली फॉल्स एट द एज ऑफ 7 और 8, 7वें-8वें साल में फर्स्ट, जो स्पेशली लोअर इंसाइजर्स जो बोलते हैं परमानेंट टूथ आता है, जो फर्स्ट लोअर आता है 7 और 8 एज में आता है। ओके डॉक्टर मिलिंद, जैसे कि अभी आपने बोला कि मिल्क टूथ आना चालू होगा 7-8 महीने के आसपास, गिरना चालू होगा 7-8 साल के आसपास, राइट। ओके इसका मतलब ये समझ में आ गया कि मिल्क टूथ को निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, बिकॉज 8 से 11 साल तक आई गेस वो बच्चे का पूरा नरिशमेंट कर रहा है। तो एज अ पेरेंट हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि बच्चों के मुंह में कैविटीज ना हो? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स को लगता है कि वो 6 साल का हो जाएगा ना, परमानेंट टीथ सब आ जाएंगे, बट ऐसे नहीं है। पर 11 उम्र तक नॉर्मली परमानेंट टीथ आते रहते हैं, स्पेशली कैनाइन्स और प्री मोलर्स और सेकंड मोलर्स, ये नॉर्मली 11-12 कभी कभी 13 साल की उम्र तक आते हैं। तो तब तक हमको मिल्क टीथ का हेल्थ मेंटेन रखना है। और जो क्वेश्चन आपने पूछा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल बेसिक चीज़ है। अगर मिल्क टीथ है आपके मुंह में, जैसे एक ही छोटा, हाँ एक ही दाता है, 7-8 महीने का बच्चा है, तो आपको बेसिकली नॉर्मली कॉटन, गीले कॉटन से आपको उसको क्लीन करना है। माइनर इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज अ स्मॉल फिंगर ब्रश, बट आई थिंक गम पैड को आपको क्लीन करना है, ताकि वो भी गीले कॉटन से क्लीन करना है। एंड जस्ट मेक श्योर दैट ही गागल, कुछ भी खाता है तो उसको एक पानी दो या वाटर, या फिर सो नॉर्मली हम जो बॉटल बता रहे थे कि बॉटल से पानी पी सकता है वो, ताकि सक कर सकता है कि मुंह में कोई पानी रहे नहीं, या गीले कॉटन से नॉर्मली आपको गम्स क्लीन करना है एंड दांत क्लीन करना है। पर जैसे ही आपके मिल्क टूथ बढ़ जाते हैं, नंबर्स ऑफ मिल्क टूथ, जैसे 8 की उम्र है, 10 की उम्र है, 11 महीने की उम्र है, तब आपको फिंगर ब्रश यूज़ करना है आपको, क्योंकि तभी बच्चा ट्रेन नहीं होता है खुद ब्रश करने के लिए। और स्पेशली आप फिंगर ब्रश यूज़ करें तो आपको प्रिफरेबली, चलो सुबह कभी टाइम नहीं मिलता है, पर शाम में आपको उसको ब्रश 2 टाइम तो ब्रश जरूर करना है, पर शाम में ब्रश कराओगे उसको तो उसको आपके उस मंडी पे उसको सुलाओ और आराम से बैठ के उसको ब्रश कराओ, ताकि आप प्रॉपर ब्रश कर पाओ। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना है। ईजीली अवेलेबल मार्केट में फिंगर ब्रश मिलते हैं अच्छे कंपनीज के, वो ब्रश यूज़ करने हैं। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है जिसमें सब मिल्क टूथ नॉर्मली आ जाते हैं मुंह में, जो 13-14 महीना का, देन उसको ब्रशिंग सिखाओ उसको। और ब्रशिंग सिखाने यानी क्या है कि आप उसको बोलोगे नहीं सिर्फ ब्रश कर दो, उसके बाजू में खड़े रहो आप
आईने के सामने आप खुद ब्रश करो, बिकॉज आप अगर उनके रोल मॉडल बनेंगे ना तो बच्चा ब्रश करेगा, और आप उसको दिखाओगे ब्रशिंग कैसे करना है तो उस हिसाब से बच्चा ब्रशिंग फॉलो करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनको सिर्फ बोलते हैं ब्रश कर, बट हमको सिखाते नहीं ब्रश कैसे करना है। मैं आपको बताता हूँ कि 90% लोगों को मालूम है ब्रश कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लोगों को पता नहीं होता ब्रश कैसे करना है। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू टेल कि अगर एक दांत है जो कॉटन से मैनेज हो सकता है, मैनेज, बट सिर्फ दांत को क्लीन मत करो, गम पैड भी क्लीन करो। एक बार 2 दांत 3 दांत आने लग गए, फिंगर ब्रश, उसके बाद ज्यादा दांत आ गए, प्रॉपर ब्रश। यहाँ पे टूथपेस्ट का रोल क्या है? टूथपेस्ट डेफिनेटली रोल प्ले करता है। नॉर्मली छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको हम नॉन फ्लोराइडेड टूथपेस्ट बोलते हैं, हम उनको फ्लोराइड नहीं चाहिए टूथपेस्ट में, बिकॉज बच्चे नॉर्मली आदत नहीं होती उनको प्रॉपर स्प्लिट करने की, तो वो पेस्ट निगल जाते हैं काफ़ी बार। तो हम नॉर्मली रिकमेंड करते हो कि उनको जब तक वो 2 साल के 2.5 साल के नहीं बनते तो उनको नॉन फ्लोराइडेड टूथपेस्ट बोलते हैं। बाद में उनको बोलते हैं आप फ्लोराइडेड टूथपेस्ट यूज़ करो, बिकॉज फ्लोराइड इज अ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर अ कैविटी प्रिवेंशन। बट बहुत ज़्यादा फ्लोराइड पेट में जाता है तो इट इज़ नॉट ऑल्सो गुड ऑल्सो। सो नॉर्मली हम फ्लोराइडेड टूथपेस्ट आफ्टर 2 years हम बोलते हैं, जब बच्चा ट्रेन प्रॉपर हो जाए। तो टूथपेस्ट हम इतना स्ट्रांगली हम उस पर नहीं करते कि ये टूथपेस्ट चाहिए, ये टूथपेस्ट चाहिए। लॉट ऑफ टूथपेस्ट अवेलेबल जो मार्केट में है, जो टेस्ट अलग, बिकॉज बच्चों को एक फ्रेगनेंस चाहिए, एक टेस्ट चाहिए। तो और जैसे भी टूथपेस्ट नॉर्मली मुंह में 1 मिनट रहता है, जो नॉर्मली नॉन शुगर टूथपेस्ट आते हैं, बट आई एम नॉट वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडिंग दैट, बिकॉज हार्डली आप ब्रश करते हैं फॉर 1 मिनट के लिए, और ब्रश टूथपेस्ट ब्रश यूज करने के बाद आप गागल तो करना ही है आपको, सो दैट शुगर इज नॉट गोइंग टू स्टे एनीवेयर इन द माउथ। सो जो भी फ्लेवर के टेस्ट टूथपेस्ट, अच्छे ब्रांड के टूथपेस्ट अवेलेबल है, यू कैन यूज दोस टूथपेस्ट फॉर किड्स, नॉन फ्लोराइडेड टिल 2 years of age and fluoridated after 2 years of age. But it doesn't matter which toothpaste you use. What matters is that आप ब्रशिंग कैसे करते हो और आपके बच्चे को ब्रशिंग कैसे सिखाते हो। आप भले बच्चा टूथब्रश और पानी से ब्रश करे, बट टेक्निक ऑफ ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सर्कुलर मोशन में कभी कभी हम नॉर्मली सिर्फ ऐसे घसते हैं, बट दैट्स नॉट राइट, बिकॉज वो तो आपके दांतों को डैमेज करेगा, गम्स को डैमेज करने का। सो देयर इज अ वे टू डू अ ब्रशिंग, वो आपको सीखनी है और आपके बच्चों को सिखानी है। टूथपेस्ट एनीथिंग यूजेस, बिकॉज टूथपेस्ट का काम है झाग बनाना, टेस्ट बनाना, ताकि बच्चा नेक्स्ट टाइम अगेन उस टेस्ट के लिए वापस ब्रश करे। सो दैट्स द ओनली रोल व्हिच इज बीन प्लेइंग। सो टूथ ब्रश इंपॉर्टेंट है। ब्रशिंग कैसे करता है? सो प्रॉब्ली हम लोग हमारी उंगली को अगर ब्रश पकड़ते हैं तो डॉक्टर मिलिंद, कैन वी जस्ट डू इट? सो नॉर्मली हमारे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ब्रशिंग करना है तो हम हमारे फ्रंट टीथ को देख के हम ब्रश करते हैं, फ्रंट को कर दिया, साइड को कर दिया, इसे नॉर्मल हम करते हैं। हाँ, राइट। बट ब्रशिंग आपको सबसे पहले मिनिमम 2 मिनट ब्रशिंग करनी है, दैट्स अ वन थिंग। मैं आपको एडल्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं। हाँ ठीक है, बच्चों को 2 मिनट का टारगेट रखेंगे तो 30-40 सेकंड्स तक होगा, क्योंकि एडल्ट अगर प्रॉपर करेगा तो सेम चीज बच्चा कर पाएगा। बट मुझे कहना है कि ब्रशिंग करते वक्त मेक श्योर दैट एडल्ट ब्रशिंग करते मेक श्योर दैट नॉर्मली ब्रश आपको करते वक्त सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। सिंपल, देयर आर वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल, पर सिंपल इजी टेक्निक टू ब्रश इज दैट सर्कुलर मोशन, ताकि गम्स में भी जो अटकाव क्लीन हो जाए और वी डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज जब हम ऐसे ब्रशिंग करते हैं तो उससे फ्रिक्शन बनता है और फूड पार्टिकल को हम वॉश आउट नहीं कर रहे, उसको वहीं पे घुमा रहे हैं हम उसको। बट आप सर्कुलर मोशन में करते हो तो इट कैन क्लीन योर गम्स एंड टीथ। यहाँ पे हमको सिर्फ फ्रंट सरफेस को नहीं करना है हमको ब्रशिंग, हमको साइड के सरफेस को। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नॉर्मली या मोस्ट ऑफ द फैमिलीज नॉर्मली डू अ ब्रशिंग फ्रॉम आउटसाइड, और हम अंदर के सरफेस को भूल जाते हैं। हम दांत के ऊपर के सरफेस को भूल जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्लूजल सरफेस, जिसमें ग्रूव्स होते हैं, जिसमें एक्चुअली खाना जाके बैठता है और कैविटीज बनते हैं। हम साइड से ब्रश करते हैं, बट हम टूथ के सरफेस, ऑक्लूजल सरफेस से ब्रशिंग करना मिस करते हैं, अंदर से ब्रशिंग करना मिस करते हैं, ऊपर से लोअर इंसाइजर्स और अपर इंसाइजर को ब्रश करना मिस करते हैं। सो if you just give 20 seconds for each and every part of your mouth, 20 seconds here, 20 seconds inside, 20 seconds upside, I think 2 to 2.5 minute brushing is more than enough. हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ सिखानी है बच्चों को कि आईने के सामने खड़े रह के ब्रश करो, बाथरूम में ब्रश करो। बिकॉज हम पेरेंट्स गलती करते हैं कि ब्रश, न्यूज़पेपर ले लिया सामने, ब्रश कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं। बच्चा देख रहा है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है तुमको, और यही आदत लगाएगा वो। आईने के सामने जस्ट 2 मिनट डे का निकालना है आपको, इन्वेस्ट करना है। सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट, 4 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ जो श्रेया, एक चीज़ अगर सब लोग फॉलो करें, ट्वाइस अ डे ब्रशिंग, 90% चांस है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को थ्रू आउट देयर लाइफ डेंटिस्ट के पास आने की जरूरत नहीं।
ओहो, throughout their life. दैट्स अमेजिंग। एक डेंटिस्ट बता रहा है बाय द वे हम लोग को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो इन्होंने बोला कि रिसेंटली मैं जब मेरी यंगर डॉटर को लेके क्लिनिक पे गई थी और नहीं भी था कि आप ब्रशिंग कैसे करो, शी वाज लाइक ऐसे कर रही हो, तो उन्होंने बताया आप ऐसे ऐसे करो फिर सर्कल करो, ऐसे ऐसे करो फिर सर्कल करो, फिर अंदर भी आपको ऐसे ऐसे करो फिर सर्कल करो। तो वो इतना अच्छे से कर रही थी ना, जब भी उसको आई थिंक समझ में आ जाता है। एंड एज अ मदर मुझे लगता है हम लोग 2-3 टूथब्रश रख ही सकते हैं घर में, आज येलो, ब्लू, रेड, बाबा पसंद आए उससे करो। सो दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डॉक्टर मिलिंद, अगेन ये आर्टिकल मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बहुत सारे हर्बल पेस्ट, बहुत सारे जेल पेस्ट, बहुत कुछ मार्केट में निकला हुआ है, वेयर एज the dental related article was telling that don't go in for too much herbs and too much of that because वो corrosion करेगा, too much whitening घर पे करने वाले, तो दांतों को इतना अगर corrosion आप दोगे तो उससे बेटर है कि आप something that is basic fluoridated toothpaste जो हम लोग बोलते हैं, that's good enough. Yeah, it's good enough. See, मैंने वही बताया ना आपको कि जो टूथपेस्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। टूथपेस्ट का काम होता है झाग करना। आप हर्बल टूथपेस्ट यूज करो, वो आप नॉर्मल टूथपेस्ट हो, वो सिर्फ मुंह में 2 मिनट रहने वाली है। अगर आप कोई चीज़ मुंह में 10-15 मिनट रख रहे हैं ना, तो वो हर्बल है, नॉन हर्बल है, तो वो काम करेगी, इफेक्टिव करेगी। बट आप कौन ब्रश करने वाला 10-15 मिनट के लिए? तो आप 2 मिनट में गागल करने वाला, तो वो टूथपेस्ट का इफेक्ट नहीं होगा। वो सिर्फ ब्रश का काम क्या है कि जो टूथपेस्ट का काम क्या है, झाग बनाना मुंह में, ताकि टेस्ट अच्छा आना, फील ऑफ द ब्रश, ताकि ब्रश अच्छा हो, जो कुछ अटका हो क्लियर हो जाए और गम्स और आपके टीथ हेल्दी रहे। बिकॉज फूड इज द ओनली मेजर डेंजर थिंग इन द माउथ। वो अगर मुंह में अटका है तो बैड ब्रेथ करेगा, वो मुंह में अटका है तो कैविटीज बनाएगा, वो मुंह में अटका है तो गम्स को इन्फेक्ट करेगा, और वो मुंह में अटका है तो आपके दांतों को लॉस करेगा, जो आपके ईटिंग को अफेक्ट करेगा। सो आपका काम है गुड टूथब्रश, एनी काइंड ऑफ टूथपेस्ट एंड ब्रशिंग 2 मिनट्स अ डे, मॉर्निंग एंड नाइट, दैट्स ऑल। ये बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। आधा मत सुनना, बोला हुआ पहला लाइन भी इम्पोर्टेंट था और आखिरी वाला भी इम्पोर्टेंट था। डॉक्टर मिलिंद, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट आई थिंक हमारे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आपने जो भी रूटीन बोला या जो सीक्वेंस बोला, क्या ये प्री मैच्योर बच्चों में भी दिखाई देता है कि प्री मैच्योर बच्चों में कभी कभी डिलेड टीथिंग हो सकता है? यस, हो सकता है 100%, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चों में नॉर्मली दे कैच अप बिट लेट। Right. नॉर्मली द न्यूट्रिशन, द बॉडी का ग्रोथ कैचअप करने का थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस दे कैचअप दे ग्रो नॉर्मली। सो नॉर्मली मिल्क टूथ जो आने के पार्ट है, दे टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, 3 से 4 महीने, या जो अगर फर्स्ट मिल्क टूथ जो नॉर्मली 8 मंथ में आने वाला, तो समटाइम इट कैन कम एट 12 मंथ्स, 13 मंथ्स। बट एक बार मिल्क टूथ सब आ गए, परमानेंट टीथ प्री मैच्योर बच्चे को लेट नहीं आएंगे, वो नॉर्मल टाइम पे आएंगे। इट इज जस्ट दैट बिकॉज बॉडी इज देन नॉर्मली 2 साल के बाद मुझे लगता है प्रीमैच्योर किड्स इज आल्सो डूइंग नॉर्मल। एब्सोल्युटली। बट फिर डॉक्टर मिलिंद, आपने जो बोला कि एक बार 1.5 साल के आसपास दांत आ गए, बट अगर किसी बच्चे को सेध दांत आए ही नहीं, 18 महीने का बच्चा हो गया, 20 महीने का हो गया, तो एक्चुअली एक माँ ने क्या करना चाहिए? मतलब कभी से मुझे वरी करना है या कभी मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे इनफैक्ट वो सारे रीज़न बताइए डॉक्टर मिलिंद कि जब भी हमें बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आ गया कब तक दांत नहीं आए तो डेंटिस्ट के पास जाएं। सो नॉर्मली हम बोलते हैं कभी कभी इट टेक्स टाइम, समटाइम 20 मंथ 25 मंथ तक दांत कभी कभी लेट आ सकते हैं, और इसमें जैसे आपने बताया प्री मैच्योर बेबी होना, दैट कुड बी ऑल्सो रीज़न। सेकेंडली न्यूट्रिशन कम रहना, दैट ऑल्सो रीज़न। मेजर टाइम इट इज जेनेटिक इज अ रीज़न। सो इसमें डरने की कोई चीज़ नहीं होती है, बट आपको लगता है कि 20 मंथ्स हो गया और अभी भी दांत नहीं आ रहे, 21 मंथ हो गए, तो एक बार डेंटिस्ट को विजिट करवा दो, ताकि आप मन से रिलैक्स रहें। तो आप रोज उसका मुंह ओपन करके देख रहे हैं कहाँ दांत आया, किधर नहीं आया, क्यों नहीं आया। सो टेंशन आपसे रिलीज करना है तो जस्ट गो टू डेंटिस्ट। वो तो पहले ओरल कैविटी देख के उसको मालूम पड़ेगा दांत अभी आने वाले, या फिर रिक्वायर्ड है तो एक्सरे करवाएगा आपको और आपको बता देगा बॉस चिंता करने की जरूरत नहीं है, अंदर है, आएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे पर आएंगे। तो अब डॉक्टर मिलिंद, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैंने 11 साल पहले की बात बोल रही हूँ, जब भी मैं मेरे बच्चे को लेके गई थी कि 22 महीने हो गए दांत नहीं आए, तो इन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था, क्या आपकी बच्ची सिर्फ प्यूरी खाती है या सब कुछ खा रही है? तो मैंने उनको बोला मेरी बच्ची तो 7-8 महीने की थी तभी से चीला, पराठा, इडली खाती थी, वो उत्तपम खाती थी, वो सॉफ्टली को कोई भी चीज़ बहुत इजीली खा जाती थी। इनफैक्ट क्रंची जो हम लोग घर पे कुछ स्टिक्स बनाते हैं, कुछ पापड़ी बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से खा लेती थी।
तो आपने मुझे बोला था वेरी गुड, देन डोंट वरी। अगर आपका बच्चा सब कुछ खा रहा है तो समझ ले 15-20 दिन में आगे पीछे बट दांत आने ही वाला है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा था आपने मुझे? नहीं, क्योंकि अगर मेरा क्वेश्चन क्यों पूछा था, बिकॉज कभी कभी नॉर्मली पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कभी पेरेंट्स के अगर दांत नहीं है ना तो सिर्फ उनको कभी भी दूध पे रखते हैं, या फिर उनको समझ में उनको डाइट क्या देना है। हाँ, एकदम प्योर। क्योंकि दांत का नॉर्मली दांत आने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक डेफिनेटली टूथ का पेनिट्रेशन जो बाहर आता है, जो टूथ खुद फोर्स देता है। सेकेंडली गम साइड से भी उसको एक स्टिमुलेशन चाहिए, और गम साइड से स्टिमुलेशन कब होगा, जब हम मुंह में कुछ चबा रहे हैं। वी आर सम एक्सरसाइज इन द गम्स, गम पे कुछ प्रेशर आ रहा है तो गम साइड से भी उसको स्टिमुलेशन चाहिए, दांत के साइड से भी स्टिमुलेशन चाहिए। अगर हम प्रॉपर खाना, फिर भी अगर बच्चा दांत नहीं है और फिर भी हम बच्चे को हम थोड़ा सॉफ्ट करके फूड दे रहे हैं और गम्स एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, अगर वो प्रेस कर रहे हैं तो गम्स का प्रेशर दांतों के पड़ रहा है और दांतों को एक्टिवेट कर रहा है बाहर आने के लिए। अगर वैसा हो रहा है तो दांत तो डेफिनेटली आएंगे। पर अगर हम काफ़ी मिल्क प्रोडक्ट पे रख रहे हैं उनको, या काफ़ी सॉफ्ट फूड दे रहे हैं उनको, हम सॉफ्ट मीन्स लिक्विड एकदम लिक्विड फूड दे रहे हैं, तो गम्स को कुछ काम करने का काम ही नहीं है, तो गम्स एक्टिवेट नहीं रहेंगे तो दांत आने का और डिले हो सकता है। सो दैट वाज ओनली रीजन। दिस इज द सो इनफैक्ट एक्टिवेट करो उनको। सो दांत के लिए सिर्फ दांत वाली चीजें बाद में देना है। सो डॉक्टर मिलिंद, नाउ चलो घर पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों का वो टीथिंग पेन कम करने के लिए? सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम जो टीथिंग होता है वो बिकॉज दांत कट करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो गम्स को प्रेस कर रहा है, इसी कारण नॉर्मली गम्स पे इन्फ्लेमेशन होता है। सो अगर वो बच्चा बहुत इरिटेट, स्पेशली रात में क्या हो जाता है कि नींद का समय होता है, बच्चा दिन में टायर्ड हुआ होता है, तो रात में उसको और कुछ फोकस करने की चीज़ नहीं है, बिकॉज दिन में खेलते रहता है, मस्ती करते रहता है, रात में फिर उसका फोकस पूरा दांतों के गम्स के ऊपर चला जाता है और इसलिए रात में ज़्यादा टैंट्रम फेंकता है। सो ऐसे वक्त अगर बच्चा ज़्यादा टैंट्रम कर रहा है और ज़्यादा रो रहा है और इरिटेट हो रहा है, तो एक छोटी चीज़ आप कर सकते हो कि एक गम पेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यूको पेंट, जो थोड़ा सा एनेस्थेटिक जेल जैसा काम करता है, जो आप उसके गम्स पे लगा सकते हैं ताकि उसको सूदिंग फील हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा इरिटेट है, बहुत तकलीफ दे रहा है, देन यू कैन ऑल्सो गिव अ सिरप विच इज़ आइदर पैरासीटामोल सिरप विच इज़ एक 2 ml सिरप देता है अगर आपको लग रहा है तो। अदरवाइज जस्ट दैट एनेस्थेटिक जेल विच इज कैज म्यूको पेन और डोलो जेल, अ स्मॉल जेल यू कैन जस्ट अप्लाई ऑन द गम, सो दैट कैन गिव सम काइंड रिलीफ। अगर पेशेंट को फीवर है तो डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड नीड टू, और नॉर्मली फीवर थोड़ा है विच इज़ नॉर्मली 98 और 99 और 100 के नीचे है, तो जस्ट नीड टू गिव अ पैरासीटामोल सिरप टू हिम और हर। बट अगर फीवर ज़्यादा, डेफिनेटली नीड टू कंसल्ट योर ओन फिजिशियन टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द फीवर। एक मिनट, इसका मतलब सिर्फ दांत का फीवर है इसलिए निग्लेक्ट नहीं करना है अगर वो 100+ गया है तो? यस, इवन आई एम सेइंग 99.5 के ऊपर भी गया है तो, बिकॉज नॉर्मली फीवर दांत के रिलेटेड है तो ये फीवर का टेम्परेचर कम होता है बिकॉज इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, अदरवाइज बहुत सारी बात ये चीज नेग्लेक्ट हो जाती है कि वो दांत की वजह से ही फीवर। यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे और एक बात बतानी है आपको कि नॉर्मली फीवर क्यों आता है। फीवर दांत आ रहा है इसलिए फीवर नहीं आता है। मुझे बताना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बच्चे हैं जिनको टीथिंग होता है उनको कुछ ना कुछ चबाना है, उनको दे वांट टू कुछ ना कुछ मुंह में डालना है उनको, बिकॉज उनको वो इरिटेट हो रहा है और उनको लग रहा है कि मैं कुछ चबाऊंगा ना तो मुझे इरिटेशन कम हो जाएगा। सो ये सब बच्चे तब वो क्रॉलिंग केज होते हैं, या ये सब बच्चे ये नॉर्मली वॉक करना शुरू करते हैं तो उनको कोई भी चीज़ मिल जाती है, तो चमचा हो या कोई प्लास्टिक कोई चीज़ हो या कोई टॉय हो, उसको लेके वो मुंह में डालते हैं, उसको चबाते। नाउ एज अ पेरेंट्स हम कभी कभी इग्नोर करते हैं कि वो हाइजीनिक है क्या नहीं। कभी कभी उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वो डस्ट पार्टिकल्स नॉर्मली बच्चा जब चबाता है, बिकॉज ऑलरेडी दांत बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो गम्स को थोड़ा सा सरफेस ऑलरेडी ओपन है, तो ब्लीडिंग पॉइंट्स ऑलरेडी ओपन है वहाँ पे जाके अगर डस्ट का पार्टिकल वहाँ पे बैठेंगे सो दे विल क्रिएट अ इन्फेक्शन देयर। सो दांत आ रहा है इसलिए फीवर नहीं होता है। बच्चे को फीवर है दैट मीन्स आपने ऐसे कोई ऑब्जेक्ट उसके बाजू में रखे जो अनहाइजीनिक, जो बच्चों ने चबा है इसलिए गम्स इन्फेक्ट हो गए हैं और बॉडी फीवर से इसको रिएक्ट कर रही है इसलिए फीवर हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर मिलिंद, आई एम सॉरी बट पूरा दिन कितना क्लीन करेंगे? अरे वो बच्चा एक चीज़ नहीं छोड़ता है। माउथिंग एक तो बढ़ रहा है बच्चे का, और माउथिंग वैसे भी हम लोग बोलते हैं वो एक माइलस्टोन है। माउथिंग बच्चे ने करना ही चाहिए बिकॉज वो उसके लिए बहुत अच्छा है। अभी वो माउथिंग के तौर पे कपड़ा चाट रहा है, बॉक्स चाट रहा है, खुद का गद्दी चाटता है, तो दैट्स नॉट
Right. मतलब बहुत प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता है। बट जैसे कि आपने मुझे बोला कि उसको चबाने के लिए कुछ तो दे दो, तो क्या हम लोग उसको टीदर्स दे सकते हैं? Yes, yes. स्पेशली जैसे नीम के टीदर्स जो मिलते हैं, या होम टीदर्स हो सकते हैं, जैसे कोल्ड कैरेट स्टिक है, मूली का स्टिक है, तो क्या ये टीदर देना फिजिबल है? यस, आई थिंक अगर आपको अवॉइड टीदिंग प्रॉब्लम आपको सबसे कम से कम चाहिए बच्चों में, तो जो भी टीदर है, मीन्स आज जैसे आपने बताया कि आइदर यू गेट अ गुड टीदर, सॉफ्ट टीदर, हार्ड नहीं चाहिए, इसको हम प्रॉपरली हम उसको बच्चा उसके ऊपर क्रश उसके ऊपर चबा सके, ये सॉफ्ट टीदर आपको मार्केट में मिलते हैं। आइदर यू कैन यूज़ देम विच आर फ्रॉम अ गुड ब्रांडेड कंपनी, नॉट कि हमको कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट मिल गया और हमने यूज़ कर लिया हमने उसको। गुड ब्रांडेड कंपनी टीदर आपको ले सकते हैं, या फिर आप कुछ भी हमारे घर में जो आप इनफैक्ट आई एम सेइंग दैट कि नेचुरल फूड जो होता है उसको भी टीदर बना, जैसे हमने पेशेंट, अगर वो बच्चा है छोटा सा, उसको हमने उसको गाजर दे दिया उसको चबाने के लिए उसको हमने, या फिर उसको हमने ककड़ी दे दिया उसको चबाने के लिए उसको हमने, तो वो भी चीज़ चल सकती है जिसके ऊपर वो चबा के उसको, छोटी ककड़ी, बड़ी ककड़ी नहीं, छोटी ककड़ी, सो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ टीदर। बट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, चलो फ्रूट, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर दैट वो, अगर आप प्लास्टिक, आपने कोई चीज़ें खरीदी बाहर से, या फिर कोई आप फ्रूट को दे रहे हो उसको एज ए टीदर आप दे रहे हो उसको, ताकि उसके ऊपर चबा पाए हो, तो मेक श्योर दैट उसको गर्म पानी में स्लाइटली वार्म वाटर में उसको क्लीन किया जाए उसको, ताकि उसमें कोई डस्ट नहीं रहे नॉर्मली, और वही चीज़ उसके अराउंड चाहे, ताकि वो अगर कुछ यूज़ करना है तो उसी चीज़ को हाथ लगाए, बाकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाए। तो स्मॉल इंस्ट्रक्शन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि घर की हर चीज़ें, पर उसके बाजू में अगर टीदर जैसी चीज़ें रहेगी जिसके ऊपर चबा पाएगा, जो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी, थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी, पर बहुत छोटी भी नहीं चाहिए चीज़ें, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें के बाजू में तो चांस है कि वो निगल सकता है उसको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टीदर दे रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान भी रखें उसके ऊपर कि वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है। अगर वो टीदर को बहुत जोर से चबा रहा है तो ये चीज़ें नहीं चाहिए, बिकॉज दैट कैन लीड टू इंजरी टू द गम्स। पर उसको अगर सॉफ्टली वो चबा रहा है तो ठीक है, पर अगर बहुत जोर से चबा रहा है तो दैट कैन नॉट गुड फॉर योर गम्स। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज टीदर इज रिकमेंडेड। सो डॉक्टर मिलिंद, तो आप बता रहे हो कि टीदर्स देना चाहिए, दो एट द सेम टाइम हम लोग को उसका क्वालिटी, उसका प्लास्टिक, इनफैक्ट रिसेंटली एक डेंटिस्ट का इंटरव्यू मैंने सुना था जहाँ पे लाइक बहुत जेली वेली फील्ड वाले टीदर्स ज़्यादा मत लेना, बिकॉज बच्चे के दांत से अगर उसको कट चला गया और वो जेली बच्चे के पेट में चला गया, सो दैट कैन बी हार्मफुल। बट ये कमाल के टीदर्स है यार, कैरेट दे दो, मूली दे दो, ककड़ी दे दो, ड्राई डेट। सो जब भी डॉक्टर मिलिंद बोल रहे कि छोटा नहीं चाहिए, इसका मतलब ही प्रीफर लाइक एटलीस्ट फर्स्ट फिंगर साइज मिनिमम, जो उनके हाथ में बहुत अच्छे से आ सकता है। सो डॉक्टर मिलिंद, अभी आता है, सो ब्रेस्ट फीडिंग एंड टीदिंग हम लोगों ने समझ के लिया, बट जो बच्चा बॉटल फीडेड बच्चा है, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है और वो बॉटल फीडिंग ही करा रही है, तो बॉटल का टीदिंग पे क्या कोई असर होगा, और क्या मदर को बॉटल रिलेटेड किसी चीज़ को याद रखना चाहिए? बॉटल का टीदिंग पे इतना असर नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट, बिकॉज टीदिंग नॉर्मली इट इज एज रेटेड, राइट। टीदिंग तो आई डोंट थिंक सो बॉटल या ब्रेस्ट फीडिंग है तो टीदिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली अगर बच्चा बॉटल फीडिंग पे, बिकॉज मदर्स मिल्क हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, सो if needed consult your pediatrician, you may have to add some kind of supplement along with that, ताकि maybe a calcium supplement to that, ताकि दांतों को हेल्थ इंप्रूव करने के लिए काम में आ जाए। सो डॉक्टर मिलिंद, मुझे एक चीज समझ में आ गया कि सकिंग बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीदिंग बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मुझे एक क्वेश्चन है, सी कुछ बच्चे सक कर रहे हैं ब्रेस्ट पे, कुछ बच्चे सक कर रहे हैं बॉटल पे। सो आपने ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों के लिए बता दिया, अब हम लोग जाते हैं बॉटल फीडिंग बच्चों के भी सकिंग को लेके। सो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन इन सीक्वेंस। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर, ये सकिंग जो बच्चा करता है ये क्या होता है, बिकॉज ये दांतों से रिलेटेड तो है नहीं। सो सकिंग इधर बॉटल पे चल रहा है या ब्रेस्ट पे चल रहा है, तो ये सकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे की लाइफ में? सो नॉर्मली बच्चा बर्थ से लेके 3 साल तक देयर इज एन ओरो इरोटिक रिफ्लेक्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। यहाँ पे लिप्स के अराउंड देयर इज अ रिफ्लेक्स व्हिच इज देयर, इसको बोलते हैं इरोटिक जोन, जो बहुत एक्टिव होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मदर नॉर्मली इवन द ब्रेस्ट टचेस टू हिज क्लोज टू हिज लिप्स, ही जस्ट मूव्स और शी जस्ट मूव्स द लिप्स
एंड स्टार्ट सकिंग इट, बिकॉज वो रिफ्लेक्स उस सॉफ्टनेस को फील करता है और वो एक्टिवेट होता है और ही स्टार्ट सकिंग इट. एंड जब वो सक करता है ना, जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो देयर इज अ रिलीज ऑफ हार्मोन इट्स कॉल्ड एंडोमॉर्फिन, जो उस पर एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज तुम्हारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो व्हेन इज डूइंग दैट ब्रेस्ट फीडिंग, डेफिनेटली उसको न्यूट्रिशन तो जा रहे हैं अंदर, बट ही इज गेटिंग वेल बीइंग फीलिंग, ही इज गेटिंग हैप्पी फीलिंग एंड ही इज फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड फीलिंग. सो ये फीलिंग ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त आती है. अभी कुछ रीज़न के कारण बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है, हो सकता है, तो और डायरेक्टली कभी कभी उनको बॉटल फीडिंग करना पड़ता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो बॉटल फीडिंग के लिए जो हम नॉर्मली निप्पल्स यूज़ करते हैं, वो निप्पल्स कौन से टाइप के, कभी कभी यू सी अ वेरी लॉन्ग निप्पल्स, जो ये जिसका बेस ब्रॉड नहीं होता है, सो ये ब्रेस्ट का फील नहीं देता है. पर जिसका ब्रेस्ट बेस ब्रॉड होता है और इससे थोड़ा ब्रॉड होता है, जब बच्चा जब सक करता है तो उसके लिप के अराउंड वो सील होता है, एंड दैट गिव्स सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो दैट टू थिंग्स, वन, जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है और डायरेक्टली बॉटल फीडिंग कर रहा है, तो उन बच्चों में आप निप्पल कैसा सिलेक्ट करते हो, इज दैट उसका बेस ब्रॉड है, बिकॉज बेस ब्रॉड है तो उसको लिप को सील करेगा एंड इट विल ट्राई टू गिव दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन जो ब्रेस्ट दे रहा होता है. So that there is a release of endomorphin happen, which is create kind of satisfaction. Very important. जब बच्चे नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं और हम उनको बॉटल फीडिंग चालू करते हैं, उनको कभी कभी इंटरमिटेंट करते हैं, उसके साथ फोन भी चालू होता है हमारा, राइट. तो ऐसे केसेस में आप मेक श्योर दैट सेम चीज़ आपका जो आप जो निप्पल सेलेक्ट करते हो उसका बेस ब्रॉड रहे, ताकि आप ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे बंद भी कर रहे हो आप, तो बिकॉज दैट जोन इज देयर फॉर 2 to 3 years. तो जितना आप उसको सेटिस्फैक्शन फील देंगे, जितना उसको आप एक्टिवेट रखेंगे, उतना एंडोर्फिन रिलीज होगा, उतना बच्चे को सेटिस्फाइंग फील होता है. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने ये गलती कर ली, निप्पल्स बड़ा रख दिया और बेस बड़ा नहीं रखा, और कभी कभी हमने ऐसे कर दिया कि बॉटल फीडिंग किया ही नहीं. Right. हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग से डायरेक्टली हम स्पून फीडिंग करना शुरू कर दें, हो सकता है कैसे. ऐसे केसेस में that reflex want that kind of satisfaction. So body normally, the oral cavity wants to feel that satisfaction, wants to feel that softness, और उसको नहीं मिलता है, तो the subconscious mind is looking for that. So वो normally thumb sucking, because आपने देखा होगा कि मम्मी very important, yes, thumb sucking चालू कर देता है या फिर लिप बाइटिंग चालू करता है. तो आप मम्मी पूछते कि अचानक क्यों चालू कर दिया इसने, हाँ, और लिप बाइटिंग क्यों चालू कर दिया अचानक. द रीजन इज that reflex is very active and it is not getting that softness either through a breast or through a bottle which got a very broad nipple, so that it can give a satisfaction. So ये बहुत important चीज़ है. Superb. So all of you एक बहुत important चीज़ समझ लो. डॉक्टर मिलिंद, I'll just summarize, आप मुझे बताना अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो. So बच्चा 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कटोरी चम्मच खाना, धीरे 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 खाना बढ़ रहा है, और ब्रेस्ट फीडिंग बंद होगा 18 महीने से लेके 2 साल के आसपास. सो ये पॉजिटिव हो गया. अगर बच्चा बॉटल फीडिंग ले रहा है तो बॉटल चालू है, 6 महीने बाद बॉटल के साथ कटोरी चम्मच चालू है. बॉटल करीब 1 से 1.5 साल के आसपास बंद कर देगी मम्मा, और फिर खाना कंटिन्यू रहेगा. ये आपका कहना है कि बॉटल 1 साल पे बंद कर दिया, फिर आपने बॉटल से थोड़े दिन पानी दे दिया और फिर बंद कर दिया, एंड दैट्स वेरी गुड. बट क्या नहीं करना है, 6 महीने हो गए, ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो गया और आपने खाना चालू कर दिया किसी वजह से, और बच्चे को ये फीलिंग ही नहीं आ रहा है, तो ये नहीं करना है. अगर किसी मदर का ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाता है या वो खुद बंद करती है किसी भी वजह से, तो यहाँ पे हमको बॉटल इंट्रोड्यूस करना है अगले 6 महीने के लिए. बट अगर ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल कंटिन्यू है तो फिर कोई गल नहीं, जस्ट कंटिन्यू. आइडियली बोलते हैं कि आपको बॉटल फीडिंग बंद करना चाहिए 11 से 12 महीने के आसपास, ताकि वो टीथ कैविटीज एंड वो सब चीज़ें. तो क्या यहाँ पे हम लोग सिर्फ रात के बॉटल फीडिंग की बात कर रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली, रात के बॉटल फीडिंग, बिकॉज रात का बॉटल फीडिंग ही है जो नॉर्मली कैविटीज बनाता है. डे टाइम में अगर बॉटल फीडिंग भी करते हैं तो नॉर्मली ओरल कैविटी में इतना सलाइवा होता है कि उसको नॉर्मली फूड को डाइल्यूट कर देता है, और नॉर्मली हम बच्चे खाते रहते, पानी पीते रहते, मोस्ट ऑफ द लिक्विड फूड खाते रहते, तो मुंह में कुछ जमता नहीं ईजिली. बट रात में अगर बॉटल फीडिंग कर रहे हो और बच्चा जस्ट सो रहा है वैसे ही विद मिल्क इन द माउथ, नॉट एडवाइजेबल. सुपर. तो रात का बॉटल फीडिंग एट एनी कॉस्ट वी हैव टू स्टॉप बाय 11 मंथ्स.
प्रिफरेबली उसको ग्रेजुअली स्ट्रैटेजिकली कम करते करते बंद कर दो. इट विल टेक अ वीक और 2, बट आप लोग धीरे धीरे बच्चे का माइंड अगर प्रिपेयर करोगे तो इट विल हेल्प यू बिग टाइम. ओके, बाय द वे, दिन का बॉटल फीडिंग जब भी डॉक्टर मिलिंद बात करे, एक चीज याद रखो, बॉटल आपके बच्चे का खाना कभी नहीं होना चाहिए. खाना इज खाना, और पूरे दिन में 1 या 2 बार अगर फिर भी बच्चा बॉटल ले रहा है, जो आप 1.5 साल के आसपास कम करना चाहते हो, दैट विल स्टिल बी ओके. बट आई हैव सीन डॉक्टर मिलिंद वन मदर जिसका बच्चा खाना नहीं खाता था और दिन में 6 बॉटल दूध. सो करीब यू वोंट बिलीव 24 घंटे में 2 साल का बच्चा 2 लीटर दूध पी रहा है. और उसकी मम्मा मेरे पास काउंसलिंग के लिए थी, मैडम मेरा बच्चा खाना नहीं खाता. बोले जगह किधर है, खाना खाने के लिए जगह किधर है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कन्वर्सेशन. सो 11 महीने के बाद रात का बॉटल कंपलसरी बंद. दिन का आपको चाहिए तो आप प्रिफरेबली पानी के लिए चालू रखो, और दूध आप लोग नॉर्मल ओपन ग्लास या कंटेनर से एक्चुअली बच्चे को दे सकते हो. बिकॉज डॉक्टर मिलिंद कहीं पे भी ये नहीं बोल रहे कि वाइड बेस और छोटे निपल वाला बॉटल से बच्चे ने दूध ही पीना है. ही जस्ट ट्राइंग टू टेल कि बच्चे को ये सकिंग का फीलिंग दो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मिलिंद. ये बहुत सारी चीज़ें मदर्स के लिए क्लैरिटी देता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग क्यों करना चाहिए. एक लास्ट क्वेश्चन से हम लोग इंटरव्यू एंड करेंगे. डॉक्टर मिलिंद, हमको लाइफ में से कोई भी डेंटल इशू नहीं है, तो डेंटिस्ट का हमारे लाइफ में क्या रोल है, और क्या एक्चुअली डेंटिस्ट के पास जाते रहना चाहिए? नॉर्मली मैंने जैसे बताया कि ओरल हेल्थ है तो बॉडी हेल्थ है. एज अ रूटीन एक थंब रूल बनाना चाहिए हमने हमेशा कि 2 टाइम ब्रश, जो मैंने बताया था, सुबह और रात में, स्पेशली 2 मिनट ब्रशिंग. कुछ भी खाओ तो आप गागल करो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो चीज़ है कि मैं डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता हूँ लाइफ में, तो एक बार वंस इन अ ईयर आप जस्ट रूटीन विजिट करो डेंटिस्ट के पास, जस्ट टू शो हिम, जस्ट सिट वहाँ पे. आपने ऑलरेडी 2 टाइम ब्रश किया है, कुछ भी खाओ गागल रहे, आई एम वेरी श्योर दैट आपको कैविटी होने नहीं वाली. फिर भी जस्ट जाके बैठो डेंटल चेयर पर, बोलो डेंटिस्ट को चेक करें मुझे, एंड द डेंटिस्ट शुड सरप्राइज एंड शुड टेल यू, बॉस you are free of any kind of cavities. Wow. You are free of any gums infection, and that's a thumbs up to you. So once in a year dental visit करने का, just to say by dentist that you don't have anything to do. बच्चों को भी बड़ों को भी? बच्चों को normally I will recommend that कि जब उसका first milk tooth आता है, फर्स्ट 2 या 3 मिल्क टूथ आते हैं, जस्ट एक बार चेकअप करवा लो उनको रूटीन, जस्ट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डेंटिस्ट, एंड देन शो टू अ डेंटिस्ट ऑलमोस्ट वंस इन अ ईयर. बड़ों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वंस इन अ ईयर एक, जैसे हम नॉर्मली आई चेकअप करवाते हैं और जो बच्चों के लिए हम करवाते हैं, पीडियाट्रिक चेकअप करवाते हैं वंस इन ईयर, सिमिलरली वंस इन ईयर डेंटल चेकअप इज रिकमेंडेड. ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, बॉडी का निगलेक्ट नहीं करते हैं. लेट्स गो फॉर इट. थैंक यू सो मच ममाज. आपके सारे सवालों के जो कन्फ्यूजन्स थे, डेंटिस्ट के पास कभी जाना है, ओरल हाइजीन, टीथिंग, ये सभी सवालों के जवाब डॉक्टर मिलिंद ने दिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर मिलिंद. आई थिंक इट्स बीन वेरी इंसाइटफुल फॉर मी, स्पेशली 2-3 चीज़ें जो आपने निपल के बारे में बताई, जो आपने वाइड बेस एंड द स्मॉलर साइज ऑफ निपल, इसके बारे में बताई. ये मेरे लिए बहुत नया इनपुट था. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच श्रेया फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय.